नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया 150 रुपए का सिक्का। गांधीनगर को मिलेगा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर। त्रिपुरा में आरंभ होगी मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर अगरतला में जेपी नड्डा ने की घोषणा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खराब। विलियमसन और सचिन रविंद्र सहित शुरुआती 3 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। और महाकुंभ में खाद्य उत्पादों की बिक्री में हुई 6 गुना वृद्धि। करीब 1.5 महीने तक चले धार्मिक समागम में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बिके उत्पाद। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा के दौरे पर हैं। नड्डा त्रिपुरा में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती, हमारी नीतियां सचिवालय की फाइलों में बंद नहीं होती, हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए होती हैं और हम सत्ता का उपयोग जनता की सेवा करने के लिए करते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है और प्रधान सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने लंदन में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि लंदन में शुभचिंतकों और लोक हितैषी नागरिकों से मिलकर खुशी जाहिर हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समारोह के दौरान कहा कि भारत आर्थिक विकास को गति देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ विवादों के बीच भारत को उन देशों से संभावित माल डंपिंग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा भी करेगा। भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को दोगुना कर $500 अरब करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और इस दिशा में हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार वार्ता पूरा की और वो स्वदेश लौटे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों पर भी कहा कि जीएसटी दरों को और कम किया जाएगा। साथ ही कर दरों स्लैब्स को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि वर्ष फरवरी में भारत और अमेरिका ने इस वर्ष के अंत तक पारस्परिक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के बातचीत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा किया और अमेरिका के वाणिज्य सचिव और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं भारत ने हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे विकसित देशों के लिए लागू अपने औसत शुल्क को काफी हद तक घटा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टंट सफलतापूर्वक लगाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वहीं मेडिकल टीमें उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, एम्स जाकर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्थित माधव टाइगर रिजर्व को देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल होने के लिए खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की पोस्ट को टैग करते हुए कहा कि ये खबर वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वन्य जीव विविधता और वन्य जीवों को सम्मान देने वाली संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने जानवरों की रक्षा करने और ग्रहों के स्थायित्व में भारत के सबसे आगे रहने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले शनिवार को भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वें टाइगर रिजर्व बनने की घोषणा की। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया। 1956 में स्थापित माधव टाइगर रिजर्व 1751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका मुख्य क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही ये पहला ऐसा अभयारण्य है जहां निर्माण प्रक्रिया 6 महीने के अंदर ही पूरी कर ली गई। गोवा क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें करीबन 11 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई। जब्त दवाओं की अनुमानित कीमत 11 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसे गोवा के इतिहास में सबसे बड़ा ड्रग जब्ती का मामला भी माना जा रहा है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी युवक गुरीन को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये गिरफ्तारी 1 महीने तक चले खुफिया अभियान के बाद की गई है। गोवा क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई पर बधाई देते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि गोवा में अब तक के सबसे बड़े ड्रग भंडाफोड़ के लिए क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस को बधाई। एक बड़ी सफलता में क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है, जिसमें 11.672 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इस ड्रग्स की कीमत 11 करोड़ के पार है। ये हमारे राज्य को ड्रग मुक्त रखने की हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अथक प्रयासों का प्रमाण है। गोवा सरकार ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस नीति के लिए प्रतिबद्ध है।
ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें NDPS अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। हम अपने युवाओं और समाज की सुरक्षा के लिए खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, निगरानी बढ़ाना और ड्रग संबंधी अपराधों पर नकेल कसना जारी रखेंगे। गोवा पुलिस, क्राइम ब्रांच और इस सफल ऑपरेशन में शामिल सभी अधिकारियों को बधाई। आइए हम सब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हों, एक सुरक्षित, स्वस्थ और ड्रग मुक्त गोवा की दिशा में मिलकर काम करें। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। होली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की। होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 81 होली स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि होली के मौके पर यात्रियों की अधिक भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाई जा सके। कुल 81 स्पेशल ट्रेनें अभी तक हम लोगों ने नोटिफाई की हैं। इन ट्रेनों में ऐसी भी ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाएंगी और कई ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से ही चलाई जा रही हैं, यहीं कई स्टेशनों से ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही हैं। जो 81 ट्रेनें अभी तक नोटिफाई की गई हैं, उसमें से 19 ट्रेन ऐसी हैं जो एकल यात्रा के लिए कुछ चलाई जा चुकी हैं, कुछ चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेनें अलग अलग ट्रिप्स में हैं। छपरा से स्पेशल ट्रेनें प्लान करके चला रहे हैं, मऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो हर सभी जो हमारे मेन डेस्टिनेशंस है जहां से यात्रियों की मांग ज़्यादा रहती है, वहां से स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट एक्सप्रेस में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार मामले में आरोपी माफिकुल इस्लाम को जमानत मिल गई। इस मामले में भाजपा नेता अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित मालविया ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा कि NCW इंडिया के हस्तक्षेप के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने माफिकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया, जो बालूरघाट एक्सप्रेस में एक लड़की का गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था। लेकिन बंगाल के सभी VIP अपराधियों की तरह उसे भी उसी दिन जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए, मुस्लिम समूहों को विरोध करने और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बंगाली हिंदू लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी। और इस बीच अपराधी जिम नवाज, जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बताकर महिला को खतरे में डाला, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में शामिल हुआ, वो अभी भी फरार है। NCW ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अमित मालविया ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने और आरोपी पर आरोप लगाने में विफल रहती है तो ये सभी दूसरे उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बिहार की शिक्षा में क्रांति देखने को मिल रही है। राज्य में 3 चरणों में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई। आज Tier 3 में नवनियुक्त 8 जिलों में 51,000 शिक्षकों को CM नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा बाकी के जिलों के चयनित शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में नियुक्त 51,000 शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली के अभ्यर्थियों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा। रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि बाकी चयनित शिक्षकों को उनके जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनकी सरकार ने बड़ा काम किया है। साल 2005 से पहले राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। शाम होते ही लोग बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हमने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आज लड़का लड़की सब बराबर हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। आज तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में शिक्षा सुधारों के लिए सीएम नीतीश कुमार की सोच और पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खटारा से समृद्ध बिहार बनाने का काम किया है। 2005 में जब वे सत्ता में आए तो 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था। अब तक 6 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की बहाली में कक्षा 1 से 5वीं तक के 21,911 अभ्यर्थी, कक्षा 6 से 8 के 16,989 अभ्यर्थी, कक्षा 9 से 10वीं के लिए 15,421 अभ्यर्थी और 11वीं 12वीं के लिए 12,479 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को अप्रैल तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। आगामी नए शैक्षणिक सत्र में नवनियुक्त शिक्षक अपनी सेवाएं दे सकेंगे ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। आज हमें फाइनली नियुक्ति पत्र मिल गया है। मैं पटना से हूँ। मेरा ज्वाइनिंग जहानाबाद में हुआ है और मैं अब 3 बच्चों की माँ हूँ। उसके बावजूद भी मैंने इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ। गांधी मैदान में हमको नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद रोजगार हासिल हुआ है और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार में जल्द ही चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 85,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें 26,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बच्चों को बेहतर कंप्यूटर की भी शिक्षा मिल सके। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और यूरोपीय संघ सोमवार से ब्रसल्स में एफटीए के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क लगाने की धमकियों के बीच ये बातचीत होनी है। यूरोपियन यूनियन के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल ही की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में प्रयास तेज करने को लेकर चर्चा की। ट्रंप प्रशासन के उच्च शुल्क की धमकी के बीच प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेyen ने पिछले महीने इस साल तक भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष 10 से 14 मार्च को ब्रसल्स में एफटीए के लिए 10वें दौर की वार्ता आयोजित करने वाले हैं। भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जून 2022 में 8 साल से अधिक समय के बाद एफटीए पर वार्ता फिर शुरू की थी। बाजारों को खोलने के स्तर पर मतभेदों के चलते बातचीत 2013 में रुकी। दोनों पक्ष निवेश संरक्षण समझौते और जीआई टैग पर एक समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। खादी के उत्पादों को आस्था के पर्व महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों द्वारा पसंद किया गया। करीब 1.5 महीने तक चले धार्मिक समागम में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के खादी उत्पादों की बिक्री हुई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने जानकारी दी। महाकुंभ में खादी के 98 स्टॉल और ग्रामोद्योग के 54 स्टॉल लगाए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों को 2 करोड़ से ज्यादा ग्राम उद्योग उत्पादों के स्थान से उनकी बिक्री हुई। और इस दौरान केवीआईसी के चेयरमैन ने बताया कि 10 वर्षों की खादी क्षेत्र की प्रगति
को अगर देखें तो ये उल्लेखनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 5 गुना बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए हुई, जो कि पहले 31,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ अकेले खादी वस्तुओं की बिक्री में 6 गुना वृद्धि हुई, जो 1,081 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 6,500 करोड़ रुपए हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में करीबन 10 लाख नए रोजगार भी खादी क्षेत्र से सृजित हुए हैं। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। इसके अलावा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 3 महीने यानी साल 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इस बारे में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के जरिए सरकार ने 8 मार्च से दालों पर 5% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया। अभी तक दालों के आयात को शुल्क मुक्त रखा गया। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। इसके बाद में 28 फरवरी तक 3 बार बढ़ाया गया। गौरतलब है कि 2024 के दौरान कुल 67 लाख टन दालों का आयात होने का अनुमान है। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारत की सबसे ऊंची सेला सुरंग की वर्षगांठ पर सीमा सड़क संगठन ने एक वीडियो साझा किया। तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली ये सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के आखिरी व्यक्ति और आखिरी छोर तक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश भर में 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं। देश के आखिरी छोर पर कैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ उठा रहे हैं वहां के लोग, देखते हैं नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बर्जपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का ये संकल्प है कि देश के आखिरी छोर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। उनके इस संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वस्थ भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरह की सुविधा मिल रही है, इसका जायजा लेने डीडी न्यूज की टीम पहुंची नेपाल से सटे यूपी के आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर के बर्डपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। डीडी न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र मधुबेनिया में इस वक्त हम हैं। ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव में बनाया जाता है और तकरीबन देश भर में 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। कौन कौन सी बीमारियों की इलाज यहाँ पे इलाज की सुविधा? यहाँ पे मेनली हम लोग एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन सभी का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। देन हम अगर इसमें नॉर्मल पाया गया तो फिर हम उनको फिर फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं चेक करने के लिए। हमारा टेलीकंसल्टेशन जो है, हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है उनको हम सुनते हैं और उसको हम क्या करते हैं टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से हम उनको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ हमारे जो है, एक तरफ हमारा वो रहता है, यहाँ हम बिठाते हैं पेशेंट को, उनकी जो है उनका आईडी जो है उसमें ओपन करते हैं और हमारे जो अपर जो भी चिकित्सा अधिकारी जो भी हमारे टेलीकंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं उनसे हम उनको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 24 घंटे प्रसव की भी सुविधा है। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है सर। यहाँ पे किसी भी टाइम डिलीवरी आ जाए उसी टाइम हम लोग यहाँ पे तैयार रहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु देखभाल, किशोर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन के साथ पोषण की भी व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये आशा कार्यकर्ता टीबी मुक्त भारत में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। घर घर जाके सूची बनाते हैं, जैसे उच्च जोखिम वाले को सूची बना के हम अपने सीएचओ मैम को ला के देते हैं। हमारी सीएचओ मैम उस दिन वो करती हैं कि मतलब कि दिन वहाँ गांव में शिविर लगना है,
एक दिन पहले हमको बता देती हैं, तो हम अपने ग्राम प्रधान को बताते हैं, फिर गांव वालों को बताते हैं कि कल शिविर लगेगा। बच्चों का है कि एक भी टीका हम नहीं छूटने देते। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो अगले ड्यू में उनको डालकर हम उनका टीकाकरण करवा देते हैं। हम लोगों का 1000 की आबादी में काम होता है। हम लोग घर घर जाके विजिट करते हैं। विजिट में गर्भवती धात्री को निकालते हैं, उस पर ला के फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं। गांव में कोई भी टीबी का मरीज छूटे नहीं, इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की खास भूमिका है। टीबी मरीजों को जागरूक करने के लिए जहां एक और टीबी चैंपियन आगे आ रहे हैं, वहीं जन भागीदारी का मिसाल बने हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका गांव टीबी फ्री हो। जो टीबी का अपने आशा अपने सदस्यों द्वारा पूरे गाँव में डुग्गी बुनियादी किया कि टीबी है, तो उनको ला करके हमने डॉक्टर के हवाले किया। हमारा वार्ड मुतेरा टीबी से मुक्त हो गया है। उन्हें बताते हैं कि आप टाइम टू टाइम दवा खाइए। अगर घर में आपको किसी और को अगर पल्मोनरी है तो अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जांच करवाएं, और उनको अगर नहीं भी हो रहा है तो उनको टीपीडी दी जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की सुविधा है, ताकि गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता चले और समय पर इलाज हो। देश के 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी की यह पहल ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, सिद्धार्थनगर, यूपी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।